हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो डेफिनेशन हम लोग इतनी हट की में किसने जितनी हट की देखी। न्यू पार्ट, जो न्यू पार्ट में सर्वप्रथम बिल्डिंग के अंडे में फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। जो न्यू पार्ट था उन्होंने जो हमारा मेढक है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक है, किसने बताया था? मेढक के अंदर। मेढक के जायगोट में ग्रीक एसिड पाया जाता है या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के रूप में कार्य करता है। मेढक के जायगोट में ना तो क्या देखने को मिलता है, एक अलग सी चीज देखने को मिलती है जिसको हम ग्रेक एसिड बोलते हैं। और ये जो ग्रेक एसिड होता है वो किस रूप में काम करता है? ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करता है। मेंढक का अगर जायगोट देखें तो जायगोट में क्या होता है? ग्रेक एसिड होता है। ग्रेक एसिड किसके लिए फॉर्म में काम करता है? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के फॉर्म में काम करता है। अब अगर हम फर्टिलाइजेशन देखें तो मेल के अंदर पास में क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस बनते हैं। उससे क्या बनेगा? हमारा स्पर्म बढ़ेगा या मेल यूनिट बोलते हैं, इसी को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। फीमेल क्या बनाएगी? ओवरी बनाएगी। किस प्रोसेस से? ओवरी के अंदर क्या होगी? ओजेनेसिस होगी। ओजेनेसिस से क्या होता है? हमारा ओवम बनता है। अब ये दोनों कैसी है? स्ट्रक्चर होती है। इन दोनों के अंदर क्या होता है? फ्यूजन होता है जिसको हम एम्फिबिक्स या सिंगेंस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या हो जाएगा? जायगोट बन जाएगा। जायगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है? डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कि कैसी है? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय स्ट्रक्चर होती है। और ये कैसी होती है? नेचर के अंदर प्रोटीपाटल होती है। प्रोटीपाटल सेल होती है जो कि मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने की क्षमता रखती है। ठीक है, फिर बात करें नर एवं मादा प्रकेंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। अब इसमें अंदर जो न्यूक्लियर प्रोन्यूक्लियर का फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन का परिणाम एक कोशिकीय संरचना जायगोट होता है। निषेचन का रिजल्ट हमने क्या देखने को मिलता है? जायगोट बन जाता है। किसी भी जीव का जीवन एक कोशिकीय संरचना, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है। जो जीवन होता है किसी भी जीव का, वो किससे स्टार्ट होता है? एक कोशिकीय संरचना से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। अब देखो रिक्वायरमेंट आवश्यकताएं देखे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या होती है। स्पर्म आकार में छोटे होते हैं। जो स्पर्म होता है ना वो आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये रेंडमली मूवमेंट करते हैं। ये कैसे रेंडमली मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको अधिक संख्या में उत्पादित किया जाता है। ये क्या करते हैं? रेंडम मूवमेंट करते हैं और इनको अधिक संख्या में क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है। स्पर्म की मूवमेंट के लिए तरल माध्यम का होना आवश्यक होता है। स्पर्म का मूवमेंट के लिए कैसा माध्यम चाहिए होता है? तरल माध्यम चाहिए होता है। स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी के लिए कैल्शियम, सोडियम है और जड़ान प्लस टू की आयरन की आवश्यकता थी। अगर हमको स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी करवानी है तो हमको कौन कौन से आयरन चाहिए होते हैं? कैल्शियम चाहिए होता है और सोडियम चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है? जड़ान प्लस टू चाहिए होता है। इन आयरन की आवश्यकता होती है। स्पर्म के परिपक्व या डिफरेंशिएशन के लिए क्या चाहिए होता है हमको? अगर इसको हम स्पर्म को मेच्योर करना है और डिफरेंशिएशन करना है तो कैल्शियम प्लस टू आयरन की आवश्यकता होती है। और उनका आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जो ओम का आकार है वो कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें ये संरचना में कम उत्पन्न होते हैं। जो मतलब स्पर्म होते हैं ना, ओवम जो है मतलब संख्या में क्या होता है? कम उत्पन्न। ये क्या है? ओवम का आकार बड़ा होता है लेकिन ये संख्या में क्या होते हैं? कम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये मतलब कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब ये जो है मोटाइल नहीं होते, इनके पास हड्डियां पलट नहीं होता। और एग में भविष्य में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब ओवम जो होता है ना, एग में उसमें मतलब क्या होता है? मतलब जो एम्ब्रियो होता है ना उसका डेवलपमेंट होता है। हाँ? डेवलपमेंट इसके लिए योग या प्लेसेंटा की आवश्यकता होती है। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? योग या फिर जो प्लेसेंटा है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओवम के मैच्योरेशन के लिए कैल्शियम प्लस टू सोडियम प्लस टू आयरन की आवश्यकता होती है। ओवम को अगर मैच्योर करना है तो हमको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक तो हमारा सी चाहिए, एक हमारा एन चाहिए। एन का मतलब है सोडियम और सी का मतलब है कैल्शियम, जबकि स्पर्म के लिए तीन चाहिए था। उसके लिए जेड प्लस टू भी था। फिर देखो फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें हम तो किसके बेसिस पे? साइट के बेसिस पे देखते हैं। तो मतलब ना एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को जब निषेचन की क्रिया क्रिया जो है मादा शरीर के बाहर जल में हो, मतलब जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा शरीर के बाहर जल में होती है ना तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि अगर फ्रेश वाटर के अंदर किसके अंदर होगा? जो हमारा फोग है एच है ना, उसके अंदर होगा। मेरन वाटर के अंदर बात करें हम तो हमारा क्या होता है? सीएच हो जाता है। सीएच हो जाता है, जो सीएच फिर हो जाता है। और हमारा क्या होता है? हडमानी हो जाता है। फ्रेश वाटर में हमारा एफ है यानी फ्रोग या हाइड्रा है। और हमारा मेरन वाटर के अंदर क्या है? सीएचिन है और हडमानिया है। फिर देखो पेट्रोमाइजोन जैसे कि सी लेप्रे है वो भी ये आ जाता है। इसके अंदर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। ये क्या करता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन करता है ना। एनाड्रोमस मतलब पेट्रोमाइजोन है सी अच्छी वो क्या करता है? एनाड्रोमस
यानी कि जब इसको फर्टिलाइजेशन करना होता है ना, तब ये क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर के अंदर जाता है। तो हमको देखो ये याद करना है, तो जब इसको फर्टिलाइजेशन करना होता है तब ये फर्टिलाइजेशन फ्रेश वाटर के अंदर जाता है। नॉर्मली ये कहाँ पे पाया जाता है, रेन वाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, जब शरीर की हमारा शरीर के भीतर हो, मतलब ये किसी फीमेल बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि वुमेन फीमेल में फर्टिलाइजेशन एम्पुला भाग में होता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, एम्पुला भाग के अंदर होता है। रेबिट के अंदर कहाँ पे होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है वहां पे हो जाएगा। रेबिट में कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है वहां पे देखने को मिलेगा। और इसका हमारा नाम हो जाता है राम का मतलब है रेप्टाइल और मेमल्स। ये इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, किसके अंदर, राम के अंदर। तो देखो मैकेनिज्म देखे हम फर्टिलाइजेशन की, ये 5 स्टेप्स होती है। कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होती है। अप्रोच ऑफ स्पर्म, पहले बात क्या है, अप्रोच ऑफ स्पर्म, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ को ओवा, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। मतलब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो शुक्राणु अप्रोच की बात होती है, जिसमें जो स्पर्म का कांटेक्ट है ना, ओवा तक जाना। फिर बाद के अंदर जो दूसरी प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। दूसरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। फिर देखो कॉन्टेक्ट विद स्पर्म टू एबम, पहले अप्रोच होता है, फिर कैपेसिटेशन होता है, यानी ये जो स्पर्म कैपेसिटी धारण करता है। फिर देखो कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम, फिर बाद में क्या करता है, कॉन्टेक्ट होता है, मतलब किसका, स्पर्म का किसके साथ में, ओवम के साथ में। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, और साथ में क्या होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन भी यह पे होता है। दूसरा देखो 3 स्टेप हो जाएगी। सबसे पहले अप्रोच, जिसके अंदर स्पर्म जाता है कहां तक, जो मतलब ओवा तक जाता है। फिर बाद के अंदर कैपेसिटेशन धारण करता है। फिर दूसरी प्रोसेस क्या होती है, स्पर्म जो है कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम, मतलब ओवम तक वो क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है। फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। फिर फोर्थ होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। फोर्थ के अंदर क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन करता है। और फोर्थ में क्या है, हमारा एक्टिवेशन ऑफ ओवा होता है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए सी ए स्क्वायर। ए का मतलब है अप्रोच, सी का मतलब है कैपेसिटर, ए का मतलब होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन या फिर उसको मतलब कॉन्टेक्ट और बोल सकते हैं स्पर्म का किससे, ओवम के साथ में। और फिर बाद के अंदर क्या हो जाता है, हमारा जो और एक्टिवेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, वो एक्टिवेशन हो जाता है, और क्या करता है, कोर्टिकल रिएक्शन करता है। क्या करता है, कोर्टिकल रिएक्शन करता है। फिर देखो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमैटियाई। फिर बाद में क्या होता है, हमारा जो फ्यूजन होता है किसका किसका, मेल और जो फीमेल क्रोमैटियाई है उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, लास्ट में। तो इसकी कितनी स्टेप है, 5 स्टेप है। फर्स्ट पहले आ जाती है ए, फिर आ जाती है सी, फिर आ जाती है सी कैपेसिटेशन, ए सी स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ए सी स्क्वायर। तो आपको हो जाती है क्या, दूसरा सी का मतलब है कॉन्टेक्ट, तीसरा सी का मतलब, दूसरा का मतलब है कैपेसिटेंस, तीसरा का मतलब है कॉन्टेक्ट, फिर थर्ड का मतलब फिर आ जाती है एक्टिवेशन, और फिर आ जाता है फ्यूजन। एस यू स्क्वायर ए एफ के टिक बना करके हम याद कर सकते हैं। फिर देखो अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, मतलब क्या होता है, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। इसके अंदर जो है ना स्पर्म होता है ना, वो साइज के अंदर कैसा होता है, छोटा होता है और हैप्लोइड होता है, और रैंडम मोटाइल, रैंडम मूवमेंट, रैंडमली मूवमेंट करता रहता है। और ये साथ में क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि इसके पास में परिजन होता है। इसकी जो आकार होती है वो कैसे होती है, जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो स्मूथ इन शेप्ड का होता है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे ओवम के, ओवम जो होता है लार्ज साइज का होता है, ये भी हैप्लोइड होता है, लेकिन ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और ये ना स्फेरिकल होता है। कि देखो स्पर्म और ओवम की सतह पर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो हमारा स्पर्म है और जो ओवम है, उसकी जो मतलब सरफेस जो होती है ना, उसके जैसे कि ये स्पर्म है ना, ये स्पर्म है, इनकी सरफेस में विशेष प्रकार के केमिकल जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। इस कारण स्पर्म ओवा की तरफ एवं ओवा स्पर्म की तरफ केमोटैक्सिस मूवमेंट होता है। मतलब इसके इनके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ मटेरियल है, केमिकल पदार्थ है दोनों के पास में, तो जिससे तो स्पर्म को जाता है ओवम के पास में, और ओवम जाती है उनके पास में। और ये जो मूवमेंट कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, फिर देखो स्पर्म की सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटी फर्टिलाइजर्स पाया जाता है। स्पर्म की सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पर क्या पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजर्स पाया जाता है। ये क्या करता है, मतलब एंटी फर्टिलाइजर्स पाया जाता है। और इसका जो ये क्या होता है, स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सरफेस है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजर्स पाया जाता है। ये मतलब स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। और इसका अगर हम मोलिकुलर वेट की अगर बात करें तो वो कितना होता है, 10,000 डॉलर होता है। कितना होता है, 10,000 टोटल होता है। और इसकी जो खोज बताऊं क्या, किसी की जो एंटी फर्टिलाइजर है, जो हमारे बैलेंस काई है, इसमें बैलेंस काई जो है उन्होंने करी थी। और ये एसिड प्रोटीन के बने होते हैं। जो एंटी फर्टिलाइजर होता है ना, वो किसके बना होता है, एसिड प्रोटीन का बना होता है।
और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, बैलेंस काइंस ने की थी। ओम के सरफेस पर फर्टिलिन पाई जाती है, जबकि जो हमारी ओम है उसकी सरफेस पे क्या पाई जाती है, फर्टिलिन पाई जाती है। देखो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। विश्वम के ऊपर एंटी फर्टिलाइजेशन है जिसकी खोज किसने की थी, बैलेंस काइन ने की थी। और ये किसमें काम आता है, स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में काम आता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 10,000 डॉलर होता है। और एंटी फर्टिलाइजर जो मतलब ये इसकी नेचर की होती है, ये एसिड प्रोटीन की होती है। दूसरी तरफ हम ओम की बात करें, ओम के सरफेस में फर्टिलिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फर्टिलिन पाई जाती है। ये भी क्या काम करती है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में काम आती है। और इसका मोलिकुलर वेट जो होता है कितना होता है, 3 लाख होता है। याद रखना कितना होता है, 3 लाख होता है। जबकि जो एंटी फर्टिलाइज एंटी फर्टिलाइजिंग जो है उसका 10,000 डोज होता है। ये मतलब फर्टिलाइजेशन एफ आर लिली, इसकी जो डिस्कवरी है ना फर्टिलिन की, वो जो हमारे एफ आर लिली साहब है, कौन, हमारे एफ आर लिली साहब उन्होंने की थी। और ये क्या है, एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हम प्रोटियोग्लाइकिन भी कहते हैं। फर्टिलिन की जो डिस्कवरी है वो हमारे ये एफ आर लिली साहब ने की थी। और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 3 लाख डोज में होता है। और ये ऊपर पर जेड होती है। ठीक है, फिर देखो नोट अगर बात करें, एक विशेष प्रकार का फर्टिलाइजिंग एक विशेष प्रकार के एंटी फर्टिलाइजन के साथ बाइंड होता है। इनके मध्य होने वाली रिएक्शन एग्लूटेशन टाइप की कहलाती है। मतलब जो हमारा फर्टिलाइजन है और जो एंटी फर्टिलाइजन है, एक विशेष टाइप का फर्टिलाइजर एक विशेष प्रकार के एंटी फर्टिलाइजेशन से क्या करता है, रिएक्शन करता है। और इनके मध्य जो रिएक्शन होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये एग्लूट्रेशन टाइप की होती है। जैसे एक विशेष प्रकार का एक एंटीजन विशेष प्रकार की एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का फर्टिलाइजेशन एक विशेष प्रकार की एंटी फर्टिलाइजेशन के बाद साथ में बाइंड करता है। जिस तरीके से एक जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है एंटीजन के लिए, उसी प्रकार से जो ना हमारा एंटी फर्टिलाइजर है वो भी स्पेसिफिक है किसके, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के लिए। फिर देखो, यदि एक बैटरी जिसमें फ्रॉग और एवम के स्पर्म ले तथा रेट का ओवम ले तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। हमने क्या बोला है, हम जैसे कि ये प्लेट ले ली, इसमें जो फ्रॉग का मतलब स्पर्म ले लिया और ओवम ले लिया, तो और साथ में किसका डाला है हमने, रेट का क्या डाल दिया है, ओवम डाल दिया, तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन थ्योरी जो है ना, फर्टिलाइजेशन जो हमारे एफ आर लिली साहब है उन्होंने बताई थी। फर्टिलाइजेशन के लिए थ्योरी किसने दी थी, जो हमारे एफ आर लिली साहब है उन्होंने दी थी। एग वाटर, जैसे कि सी अर्चिन युक्त वाटर के फर्टिलाइज एग, है ना। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो जो एग होती है ना, ये जो हमारा ये क्या है, एग की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी होती है, हमारी जेड पी 3 ये प्रोटीन होती है, जिसके ऊपर हमारा क्या होता है, जेड पी 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। फिर देखो कैपेसिटेशन, और इसके चारों तरफ क्या होती है, हमारी नर्व सेल पाई जाती है, जो कि इसको क्या करती है, खाना देने का काम करती है। फिर देखो कैपेसिटेशन की अगर बात करें, स्पर्म और ओवम को रिसेक्शन करने की क्षमता को क्या करते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। स्पर्म स्पर्म क्या होता है, मतलब स्पर्म के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। इस जो घटना को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। देखो फीमेल मेल जो होता है ना, उसकी एपिडिडाइमस अधिवर्षण भाग में लेती है। मेल की जो है ना, मतलब जो एपिडिडाइमस होती है ना, वो क्या कर लेती है, भाग लेती है। और जो फीमेल वेजाइना योगी योनि योबिटक यूट्रस फेलोपियन भाग लेते हैं। कैपेसिटेशन के अंदर मेल का भी जो एपिडिडाइमस है वो भाग लेता है। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें वेजाइना है, ओविडक्ट है, यूटरस है, और ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये सब क्या करती है, भाग लेती है। ठीक है, कि देखो अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, रेट के अंदर कितना देर में हो जाता है, लगभग 1.5 घंटे के अंदर जो है हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। रेबिट की अगर बात करें, ठीक है, रेबिट रेबिट में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। और ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कितने घंटे में हो जाता है, 7 घंटे में हो जाता है। कितने में होता है, 7 घंटे के अंदर होता है। फिर देखो हमने क्या पढ़ लिया, अप्रोच पढ़ लिया। फिर हमारा हमने क्या पढ़ लिया, कैपेसिटेशन पढ़ लिया, है ना। कैपेसिटेशन के लिए टाइम देखो, जो रेट के अंदर जो है वो कितना लगता है, 1.5 घंटा, रेबिट में 6 घंटे, और ह्यूमन के अंदर कितने हैं, 7 घंटे। फिर देखो अब तीसरी आ जाती है हमारी कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवम, मतलब पर्पस से। और अगर हम बात करें किसकी, कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म टू ओवा, ये जो है फर्टिलाइजेशन नहीं था, ये कैपेसिटेशन बताया गया है। रेट के अंदर 1.5 घंटे, और जो रेबिट है उसके अंदर कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, ह्यूमन के अंदर 7 घंटे लगते हैं। अब थर्ड जो हमारी घटना थी, हमने क्या बनाई थी, एस सी स्क्वायर ए एफ। ठीक है, इसके अंदर हमने कैपेसिटेंस पढ़ लिया। कॉन्टेक्ट देखिए, कॉन्टेक्ट मतलब स्पर्म किससे कॉन्टेक्ट करेगा, ओवम से कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारी एग्रोसोमल रिएक्शन भी हो जाएगी। जब स्पर्म ओवम के संपर्क में आता है तो एग्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही स्पर्म जो है ओवम के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उसमें एग्रोसोमल रिएक्शन
स्टार्ट हो जाएगी। देखो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नीचे क्या हो जाती है हमारी वर्टल मेम्ब्रेन, सबसे पहले क्या जाती है बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमारी क्या जाती है वर्टल मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर क्या आती है हमारी जेली कोट आ जाती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, जेली कोट होती है। ये ऐसे याद रखना, जेबीपी। तो सबसे पहले बाहर क्या है जेली कोट है, फिर क्या है वर्टल मेम्ब्रेन है, फिर क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये तीनों लेयर को कवर जेली। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा इंटरेक्शन इंटरसेल्युलर जो पीएच होती है ना वो बढ़ जाती है, जिससे पोटेशियम जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमारा जो जैसे इसको हेड के अंदर कहते हैं कैल्शियम आ जाता है और सोडियम आ जाता है इनफ्लक्स, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो वहां की तरफ इनफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये सारे के सारे ये जो मतलब ये वाली जो लेयर रहती है वो क्या होती है डिजनरेट हो जाती है। तो जो एक्रोसोम रहता है वो पड़ जाता है, और जितने भी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं वो सारे के सारे एक्रोसोम रप्चर हो जाता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो उसमें से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद के अंदर क्या होता है कि जो स्टम है वो क्या करता है, सबसे पहले जेलीकोट को भेजता हुआ कहाँ पे चला जाता है, वाटर मेम्ब्रेन के पास चला जाता है। बाइंडिंग बिल्डिंग प्रोटीन जो होती है ना इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पे क्या होता है एग्रोसोमल फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्रोसोमल ये है हमारा फिलामेंट। फिर देखिए बात करें बिंडिंग प्रोटीन स्पर्म को ओवा के साथ बाइंड करती है। बिंडिंग प्रोटीन जो है वो हमारे किसके किसके पास होती है, जो हमारे पास जो हमारा स्पर्म है उसके पास में रहती है, और ये ओवम के साथ बाइंड करती है, किसके साथ ओवम के साथ में बाइंड करती है एक्रोसोम एवं न्यूक्लियस के मध्य परफो परफोलियम पाया जाता है। और जो एक्रोसोम जो है और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा, परफोलियम पाया जाता है। परफोलियम भाग फर्टिलाइजेशन के समय एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण में भाग लेता है। हाँ देखो ये जो एक्रोसोम है और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में एक जो चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परफोलियम बोलते हैं। और ये जो परफोलियम जो होता है ना वो फर्टिलाइजेशन का समय किसमें भाग लेता है, एक्रोसोमल फिलामेंट के निर्माण में भाग लेता है। ये क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना जो परफोलियम है वो क्या करता है एक्रोसोम का फिलामेंट बनाने का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें ये है हमारी प्रोफिलिन प्रोटीन है जो कि कैसी होती है, ग्लोबुलर होती है। ये क्या है हमारी जी एक्टिन है। ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन, और इसमें क्या आता है प्रोफिलिन प्रोटीन है जो कि कैसी है ग्लोबुलर है, जो कि कैसी है ग्लोबुलर है। जैसे कि ये है हमारा सोडियम और कैल्शियम है, तो ये क्या करते हैं इनफ्लक्स अंदर की तरफ आते हैं, क्या क्या आते हैं जैसे कि हमारा एनसी हमने पढ़ा था ना, सोडियम आ जाता है, एन से सीधे जाता है कैल्शियम, ये इनफ्लक्स करते हैं। जैसे इनफ्लक्स करेंगे ना तो जो इंट्रासेल्युलर पीएच है, ठीक है पीएच क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो सोडियम है और जो कैल्शियम है वो अंदर कर रहा है, तो साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और पीएच भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, H प्लस जो है मतलब बाहर निकल जाता है, जो H प्लस है वो क्या करेगा बाहर निकल जाता है, क्यों क्योंकि पीएच इंक्रीज हो गई है। तो क्या होता है जो ये जो हमारी जी एक्टिन थी वो क्या करने लग जाएगी, पॉलीमराइज करने लग जाएगी, क्या करने लग जाएगी पॉलीमराइजेशन करने लग जाती है, और क्या बना लेती है एफ एक्टिन बना लेती है। क्या करेगी पॉलीमराइजेशन, एक दो तीन एम पॉलीमराइजेशन कर लेती है, जिसको एफ एक्टिन जो रहती है जी एक्टिन प्रोफिलिन जो है बाहर निकल जाती है, जो प्रोफिलिन अटैच रहती है ना जी एक्टिन से, जी के जो की ग्लोबुलर एक्टिन होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो हमारी जी एक्टिन होती है ना वो पॉलीमराइजेशन करके एक साथ में जुड़ जाती है। तो क्या बनती है जो एग्रोसोम फिलामेंट का निर्माण हो जाता है, ये क्या करेगी एग्रोसोम फिलामेंट का निर्माण करेगी। ठीक है, क्या करेगी एग्रोसोम जो फिलामेंट है उसका निर्माण करेगी, है ना। फिर देखो इसमें क्या होता है इंट्रासेल्युलर पीएच बढ़ जाती है। एक सेकंड रुके, सबसे पहले क्या होता है जो इंट्रासेल्युलर पीएच है, पीएच क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो जो साल्ट कंसंट्रेशन रहती है ना, क्या रहती है जो साल्ट कंसंट्रेशन रहती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है ना, साल्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो क्या होता है पोलीमराइजेशन हो जाता है, किसका जी एक्टिन जो है उसका क्या हो जाता है पोलीमराइजेशन हो जाता है। जैसे कि इंट्रासेल्युलर पीएच बढ़ी तो साल्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो रिजल्टेंट क्या होगा है जो पोलीमराइजेशन हो जाता है किसका, जी एक्टिन का पोलीमराइजेशन होने लग जाता है। और जो एफ एक्टिन है जी एक्टिन पोलीमराइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है जो एफ एक्टिन मतलब ये पोलीमराइजेशन करने लग जाती है और फिलामेंट एक्टिन बना लेती है। इससे क्या जो होता है जो एक्रोसोम का फिलामेंट है वो बन जाता है, और एक्रोसोम क्या होता है फट जाता है। जो एक्रोसोम का फिलामेंट बनता है ठीक है अंदर की तरफ, और क्या रहता है जो एक्रोसोम जो रहता है ना वो फट जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि स्पर्म जो है वो जेली कोट में एंटर करता है ना, ये सारी घटनाएं बताई गई है।
देखो जो सबसे पहले स्पर्म क्या करेगा, जेली कोट के पास में जाएगा, तो वेजाइना इन क्या होता है, Na+ जो है इनफ्लक्स सोडियम जो कैल्शियम है वो अंदर आ जाते हैं, और जो H+ है वो बाहर जाता है। तो हमको देखो एक तरफ तो क्या, जैसे ये सब आए क्या हुआ, सोडियम और जो है ना NC अंदर आया तो पीएच बढ़ गई, और H+ आयन क्या निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। और कैल्शियम क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरफ तो हमने फिर इंटरसेल्यूलर पीएच बढ़ गई, पीएच बढ़ गई तो साल्ट बढ़ गए, साल्ट बढ़ गई तो जो पॉलीमराइजेशन होने लग जाएगा, किसका, जो रिएक्शन पड़ी थी ना उनका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और ये क्या कर लेगी, एफ रिएक्शन हो जाएगी, एफ रिएक्शन से उसका क्या हो जाएगा, एग्रोसोमल फिलामेंट बन जाएगा, एग्रोसोमल फिलामेंट जैसे बनेगा तो एग्रोसोम है वो फट जाएगा, ठीक है। जब कैल्शियम इनफ्लेक्शन होगा तो मोटिलिटी मोटिलिटी और फर्टिलिटी फर्टिलाइजेशन फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म, कैल्शियम क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएगा, तो मोटिलिटीज एंड फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म। अब देखो दूसरी तरफ जो है कैल्शियम अंदर आता है, ये तो सारी घटना थी सोडियम के अंदर होने से, सोडियम के अंदर हुआ तो ये सारी घटना चली थी, सोडियम मतलब इंटरसेल्युलर पीएच बढ़ जाएगी, जो क्या बनेगी, हमारा एक्रोसोम का निर्माण हुआ था। लेकिन अगर कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो है मोटिलिटी और फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए एम मार्क करने के लिए, मोटिलिटी फॉर फर्टिलिटी, और बाइंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन के शिखरावित बाइंडिंग प्रोटीन के स्राव को प्रेरित करता है, बाइंडिंग प्रोटीन को मतलब जो सिक्रेशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, MFC, मार्क सी, एग्रोसोम के फटने के लिए आवश्यकता होता है, और साथ में क्या होती है, जो एग्रोसोम उसके फटने के लिए आवश्यकता होती है, और जो स्पर्म लाइसिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, जो स्पर्म लाइसिन जो है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो क्या करते हैं, एग को क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले MFC मतलब क्या होता है, हमारे मोटिलिटी आती है, फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और फिर क्या होता है, मतलब सिक्रेशन को प्रेरित करता है, और क्या होता है, एग्रोसोम के फटने को प्रेरित करता है, और जिससे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो सारे सारे क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखो अगर एग्रोसोम की अगर बात करें, तो एग्रोसोम जो होता है ना उसके पास में क्या होता है, हाइड्रोलाइजेस जो एंजाइम्स है वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, और पीएच कितनी होती है, 4 से 5 होती है। एग्रोसोम क्या होता है, इसके पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइजेस की पीएच कितनी होती है, 4 से 5 होती है, एसिडिक नेचर होती है, और इनकी नेचर कैसे होती है, एसिडिक नेचर होती है, पीएच कितनी 4 से 5 होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की पीएच कैसे होती है, एसिडिक नेचर होती है, और यह क्या है, एक तरीके के प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स है। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि एप्रोसिन जो है जोना पेलेसुडा को नष्ट करता है, एप्रोसिन क्या करेगा, जोना पेलेसुडा को नष्ट करेगा, एजेड, और जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स है वो हाइलुरोनिक एसिड का विघटन कर देगा, हाइलुरोजिनेज है, हाइलुरोनिडेज जो है वो जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है, AHC ट्रिक बना लेंगे हम, ठीक है, और जो हाइलुरोनिडेज है वो जो हाइलुरोनिक एसिड है उसका विघटन करेगा। फिर देखो जो कोरोना रेडिएटा एंजाइम है, कोरोना प्रिलिटिक एंजाइम से, कोरोना प्रिलिटिक एंजाइम, ये कोरोना प्रिलिटिंग जो एंजाइम्स है वो कोरोना के प्रिलिटिंग एंजाइम से कोरोना रेडिएटा के विखंडन लाइसिन को करते हैं, मतलब उसको टुकड़े कर देता है। फिर देखो एक्टिवेशन ऑफ ओवम की अगर बात करें हम, या फिर कोर्टिकल रिएक्शन की बात करें, किसकी, मतलब जो एक्टिवेशन है किसका हो रहा है, हमारा ओवम हो रहा है, और फिर जो कोर्टिकल रिएक्शन होती है वो कितनी स्टेप के अंदर होती है, 3 स्टेप के अंदर होती है। सबसे पहले क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन कौन बनता है, क्या 3 प्रोसेस के अंदर होती है, जो ओवम का जो हमको ओवम को अगर एक्टिवेट करना है ना, तो 3 स्टेप होगी। सबसे क्या पहले क्या बनेगा, फर्टिलाइजिंग कौन बनेगा, क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा। फिर दूसरी क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कौन बनेगा, मेम्ब्रेन बनेगी, और मेटाबॉलिक पाथवे होगा, CM स्क्वायर हम बात करेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा, फिर मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। फिर देखो सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी, कौन की, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन, जब स्पर्म ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो संपर्क स्थल पर, मतलब ये बोला है जब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर के संपर्क में आएगा, है ना, तो क्या होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर उभार बन जाता है, इसे निषेचन शंकु कहते हैं। मतलब इसमें ये बोला गया है कौन जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन, जब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा ना, तो वहां पे कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उभार लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये यह कि ये जो ह्यूमन के अंदर अपसेट होती है, जो हमारे ह्यूमन है ना उसके अंदर क्या होती है, अपसेट होती है, ठीक है, ह्यूमन में क्या होती है, ये अपसेट होती है, जैसे कि ये ओवम है, ये स्पर्म है, ठीक है, जैसे स्पर्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता ना, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कौन बन जाएगा।
फिर देखो हमने क्या पढ़ा था, सीएम स्क्वायर, सीएम स्क्वायर मतलब फिर है दूसरा क्या है, एम का मतलब है मेम्ब्रेन, किसका बनना, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनता है। ओवम में गोल्गी बॉडी की वेसिकल्स के द्वारा कोर्टिकल ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। ओवम में क्या होती है, जो गोल्गी बॉडी रहती है ना, वो क्या करती है, गोल्गी बॉडी जो रहती है वो क्या करती है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल का निर्माण करती है। गोल्गी बॉडी क्या करेगी, कोर्टिकल ग्रेन्यूल का निर्माण करेगी। अब देखो जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल जो होती है ना, एसजी जो है, वो दो प्रकार से काम करती है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, जो कि क्या है, मुख्य पोलिसैकेराइड को। अब ये देखो इसके दो भाग होते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल को, एक तो करेगी इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, जिसमें क्या जाते हैं हमारे ग्लूकोपोलिसैकेराइड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी आ जाती है हमारी वाइटल मेम्ब्रेन आ जाती है ना, जो कि क्या करती है, वाइटल मेम्ब्रेन। देखो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल जो होता है ना, वो मुकोपोलिसैकेराइड को रिलीज करता है, जिससे जो वाइटल मेम्ब्रेन जो रहती है ना, मुकोपोलिसैकेराइड का जो मुकोपोलिसैकेराइड जाते हैं वहां पे, उसको क्या कर, इसमें कर देंगे, वाटर लाइन को एफ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मटेरियल की अगर बात करें, दूसरी तरफ जो है, कौन सा कहा, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है, एक तो कैसा मतलब सघन वाला है, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मटेरियल है। इसमें हाइलिन लेयर जो है, हाइलिन लेयर कछाब, एटम का कार्य अगर देखें, जो एटम का कार्य है, ये पोलियस मॉलिक्यूल को रोकता है। क्या करेगा, पोलियस मॉलिक्यूल को रोकने का काम करता है, अणु में एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का अगर काम करें हम, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का काम के मतलब पोलिस कमी रुक जाएगी, और अंडाणु में मतलब जो एक से अधिक जो स्तंभ है उसके फ्यूजन को रोकता है। यूथेरियन मेम्ब्रेन में फर्टिलाइजेशन का निर्माण नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट बात है देख लो, जो यूथेरियन मेम्ब्रेन है, कौन से यूथेरियन मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो हमारी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है उसका निर्माण नहीं होता है। देखो सबसे पहले क्या होती है, ये है गोल्गी वेसिकल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डेंस मटेरियल जो होता है, क्या है, डेंस मटेरियल है, एक तरफ तो क्या है, डेंस मटेरियल है, ठीक है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मटेरियल है। अब देखो जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ संयुक्त होकर पड़ जाती है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जैसे ही जाएगी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, है ना। तो वहां पे क्या होती है, जो इसके पास में क्या होता है, म्यूकोपोलिसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कर देंगे, जो म्यूकोपोलिसैकेराइड जो होते हैं ना, वो जो हमारी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है, हाइड्रिल लेयर जो है, उसको हमारी किस में कन्वर्ट कर देंगे, फर्टिलाइजेशन व्हाइट लेयर को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पिंक वाली लाइन जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो जाती है। मतलब ये क्या है, हमारी व्हाइट अलर्ट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या कर देगा, जो क्या है हमारा, आ, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है व्हाइट अलर्ट मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे हम ये क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि क्या करेगी, पोलियस को रोकने का काम करेंगे। तो देखो जो यूथेरियन मेम्ब्रेन में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण पोलियस को रोक, मतलब यूथेरियन क्या है उसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनती। तो अब बात आती है उनके अंदर हम जो हमारी पोलियस बननी है उसको कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो यूथेरियन मेम्ब्रेन में पोलियस को रोकना, देखो एक तो होता है मतलब फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक। कितना होता है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जब स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब स्पर्म जो है ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है, तो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है, हो जाती है। अब दूसरे शुक्राणु ओवम में प्रवेश नहीं कर पाते। तो मतलब देखो जो जैसे पहले क्या होता था, फास्ट ब्लॉक में क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, डीपोलराइज हो जाती है, जिससे दूसरे शुक्राणु जो है ओवम में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। क्योंकि जो ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो कैसे होती है, इम्परमेबल होती है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या जाती है हमारी स्लो ब्लॉक पुलिस कर्मी, ठीक है। स्लो ब्लॉक पोलिसोरबी, जैसे ही एक स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है ना, मतलब ये धीरे होती है, जैसे एक स्पर्म जो है ओवम में प्रवेश करता है, तो ओवम के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है। तो मतलब जैसे ही ये स्पर्म आएगा है ना, ये स्पर्म है, और ये जैसे ओवम के अंदर इंटर करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ओवम जो है कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पे क्या कर रहा है, केमिकल का सिक्रेशन कर लग सकता है। ये रासायनिक पदार्थ ओवम की झिल्ली पर ZP3 रिसेप्टर को नष्ट कर देते हैं। तो मतलब ये जो रिसेप्टर जो ओवम में जो रिलीज करे ना, वो क्या करेंगे, जो ZP3 रिसेप्टर जो होते हैं ना, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको क्या कर देंगे, डस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिससे जिसके कारण दूसरे
स्पर्म ओवम में सेंट्रा के लिए एंटर नहीं करता, क्योंकि जो ZB3 मेन फैक्टर है जो किसको किससे मिलाता है, स्पर्म को अंदर भेजने का काम करता है। अब ZB3 नहीं रहेगा तो स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर जा ही नहीं पाएगा। फिर देखो थोड़ा हमने मेम्ब्रेन देख ली, अब हमारी क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या पोटेशियम H2O फॉस्फेट व C2H पर ग्लाइकोल की के प्रति ये परमिएबल हो जाती है। अंडे की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एग की, वो पोटेशियम है और H2O है और फॉस्फेट है और ग्लाइकोल और C2H4 के प्रति क्या होती है, परमिएबल हो जाती है। क्या होती है, परमिएबल हो जाती है। पॉलीसेकेराइड का विखंडन होता है, और जो पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, उनका क्या हो जाता है, विखंडन होता है। किस किस के लिए परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो KPHG है ना, क्या है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है और H+ है, और क्या है हमारे ग्लाइकोल, इनके प्रति परमिएबल होती है। पॉलीसेकेराइड का क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड है उनका विखंडन होता है। ग्लाइकोजन जो है वो क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। तो क्या बनता है, जो हमारा हेक्सोस मोनोफॉस्फेट बनता है, क्या बनता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट बनता है, जो कि क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण करता है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखो इससे क्या होगी, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है ना, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया है वो बढ़ जाएगी। एनएडी से क्या बनेगा, एनएडीपी का निर्माण होता है। जो हमारा एनएडी है उससे क्या बनेगा, एनएडीपी का निर्माण होता है। एनएडी जो है, एनएडी काइनेज, एटीपी और एडीपी। एनएडी क्या करेगा, एनएडी काइनेज वो एटीपी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मतलब एनएडी जो है, एनएडी काइनेज की मदद में एटीपी से एक फॉस्फेट ले लेगा और एनएडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है, निकोटिनी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। O2 के उपयोग की दर देखें, अगर कम है, कम किसके अंदर होती है, हमारा FTC, जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, टेरस है, तो O2 इसके अंदर कम होता है। किसके अंदर, FTC के अंदर। जो ट्रिक है क्या है, FTC, जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, और टेरस है, इसके अंदर क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, हमारे पेडल वर्म है। फिर देखो O2 के अधिक ऑटो के उपयोग की अधिक की तरफ बात करें तो जैसे कि हमारा सी अर्चिन हो जाता है, और क्या हो जाता है, पेट्रीमाल हो जाता है। खाता है जाता है जो सी अर्चिन है, और सीपीए से याद कर सकते हो, सी अर्चिन और पेट्रीमाल के अंदर क्या होता है, अधिक उपयोग होता है। ओम के एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम +2 की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमको ओम एक्टिवेट करना है तो ये क्या बोलता है, पहले मेरे को कैल्शियम दो, ठीक है, तो हम ये एक्टिवेट हो जाऊंगा। देखो जो इंट्रासेलुलर पीएच बढ़ेगी ना, तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और अंदर कौन आता है, हमारा एनसी आता है, कौन आता है, सोडियम आता है और कैल्शियम आता है, ये अंदर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे H+ आयन बढ़ जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच आया आर बाहर आता है ना, जो H+ आयन बाहर आता है, तो कहते हैं पीएच क्या होती है, डिकेज होती है। एसिडिक मीडियम अतिरिक्त स्पर्म रिफ्लक्स को नष्ट करता है। देखो एसिडिक मीडियम जो होता है, तो वो क्या होता है, अतिरिक्त पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, जैसे पीएच डिक्रीज होती है। तो ये क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा मतलब स्पर्म है उसको ये रोक देता है, मतलब पॉलीस्पर्म को ये क्या करेगा ना, एक तरीका से ये स्टॉप कर देता है। तो जैसे ही सोडियम आयन ओम के अंदर प्रवेश करता है तो इन फलक तो अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो जो एडी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डिपोलराइज हो जाएगी। क्या होगी, डिपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, किसके फ्यूजन ऑफ मेल और प्रोन्यूक्लियाई की अगर बात करें, क्या था हमारा A C², सबसे पहले क्या था, अमोस थी। ठीक है, फिर क्या था हमारा, कैपेसिटेशन था, है ना, फिर बाद में था कॉन्टेक्ट था, फिर बाद के अंदर क्या था, एसी का मतलब जो एक्टिवेशन करना था हमको, फिर बाद में था एफ का मतलब था फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ मेल एंड प्रोन्यूक्लियाई का जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी मिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी मिक्सेस कहते हैं। तो ये क्या है, पेनिट्रेशन पाथवे, ठीक है, भेदन पथ जिसको बोलते हैं, या फिर कॉपुलेटरी पाथवे, संयुग्मक पथ जिसको बोलते हैं, क्लीवेज पाथवे जिसको विजिगल पाथवे भी बोलते हैं। क्या होता है, पेनिट्रेशन पाथवे है, कॉपुलेटरी पाथवे है और क्लीवेज पाथवे है। क्या है, पेनिट्रेशन है, कॉपुलेटरी है और क्लीवेज है। फिर देखो ये है हमारा स्पर्म, स्पर्म के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, स्पर्म जो है उसके पास में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। अब जैसे ये देखिए ये ओवम है, ओवम का ये अंदर जाएगा है ना, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। क्या होता है, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है फर्स्ट, तो क्या होगा, फिर दूसरा अब क्या करेगा, ये कॉपुलेटरी पाथवे लेगा, है ना,
कोपिलेटरी पाथवे लेगा। तो इसमें जो प्रोन्यूक्लियाई है वो मेल का वो बाहर आ जाता है कोपिलेटरी पाथवे के अंदर। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, ये कैरियोमियर्स जो न्यूक्लियस ऑफ ओवम जो है, ये हमारा न्यूक्लियस ओवम है। ओवम के चारों तरफ क्या है, कैरियोमियर्स प्रेजेंट है। फिर ये कोपिलेटरी पाथवे के अंदर प्रोन्यूक्लियाई जो है, फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई वो बाहर आ जाता है, और जो न्यूक्लियस जो है वो दोनों के दोनों क्या जाते हैं, हमारे फ्यूज हो जाते हैं। फिर इसके अंदर क्या जाता है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, तो क्लीवेज पाथ ले लेता है ये। फिर तो क्या करेगा, ये आ जाता है पेनिट्रेशन पाथवे, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा हेड वाले पोर्शन को डाल देगा, फिर 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, है ना। फिर क्या ले लेगा, कोपिलेटरी पाथवे ले लेता है। फिर कैरियोमर्स न्यूक्लियस ऑफ आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये है प्रोन्यूक्लियाई, ये है हमारा डिफरेंट न्यूक्लियस पाथवे। क्लीवेज जो है इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर देखो, सी अर्चिन में स्तन का हेड एंड मिडल पीस ओवम के अंदर प्रवेश करता है। सी अर्चिन की अगर बात करें, है ना, सी अर्चिन की अगर बात करें तो मतलब स्तन का जो हेड है और जो मिडल पीस है, मतलब जो हेड है और मिडल पीस दोनों है, वो कहां पर चले जाते हैं, मतलब हेड और मिडल पीस स्तन के ओवम में प्रवेश करते हैं, जबकि ओवम में संपूर्ण कंप्लीट स्तन ओवम में एंटर करता है। लेकिन देखो सी अर्चिन में तो सिर्फ कौन सा जो हेड वाला पार्ट है वो जाएगा और साथ में मिडल पीस चला जाएगा। लेकिन अगर हम वुमेन के अंदर बात करो तो पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो पूरी इंटर करता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। मनुष्य में फर्टिलाइजेशन की है एम्पुला एस्टर्नस, यहाँ एम्पुला या एस्टर्नस ऑफ एम्पुला के संधि तक होती है। मनुष्य में अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बंगे एम्पुला ऑफ एस्टर्नस में होता है, ठीक है। फिर देखो, मनुष्य हार्मोन ऑफ गैमेट्स, देखिए हार्मोन ऑफ गैमेट्स, हार्मोन ऑफ गैमेट्स, जैसे कि फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट क्या बनाएगी, एंड्रोजन फर्स्ट बनाएगी और एंड्रोजन सेकंड बनाएगी। एंड्रोजन फर्स्ट जो है ये स्पर्म में ऊर्जा का संरक्षण करती है। जो फीमेल गैमेट, मेल गैमेट क्या बनाएगा, एंड्रोजन फर्स्ट बनाएगा और एंड्रोजन टू बनाएगा। फर्स्ट जो है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। और एंड्रोजन सेकंड ये ओवम की वाटर मेम्ब्रेन को नष्ट करने में सहायक होता है। और जो एंड्रोजन सेकंड जो है, ठीक है, जो सेकंड जो होता है ना, जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो रहता है उसको क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा, ठीक है। ए भी याद कर लेना। फिर देखो, जो मेल गैमेट है ना वो क्या बनाएगी, गाय गाइनोगेमोन फर्स्ट बनाएगी। क्या बनाती है, गाइनोगेमोन फर्स्ट बनाती है। ये एंड्रोगोनिया के प्रभाव को समाप्त कर स्पर्म को सक्रिय बनाता है। देखो, जो मेल फीमेल गैमेट है ना वो क्या बनाती है, गाइनोगेमोन बनाता है। ये क्या करती है, एंड्रोगोनिया के प्रभाव को समाप्त करके स्पर्म के साथ सक्रिय बनाता है। ये क्या करता है, जो एंड्रोगोनिया है उसके प्रभाव को क्या कर देता है, रोक देता है, और स्पर्म को क्या करता है, एक्टिव बनाता है, ठीक है। तो फिर बात करें गाइनोगेमोन सेकंड की बात करें, ये स्पर्म हमको ओवम से बाइंड करवाने में हेल्प करता है। गाइनोगेमोन जो सेकंड है वो क्या बोलता है, स्पर्म को बोलता है कि जा तू ओवम के पास चला जा, ठीक है। दो प्रकार के हैं फीमेल गैमेट के पास में, दो है गाइनोगेमिन फर्स्ट और गाइनोगेमिन सेकंड। फर्स्ट जो होता है एंड्रोगोनिया के प्रभाव को समाप्त कर देता है और स्पर्म को एक्टिव बनाता है। सेकंड जो है बोलता है स्पर्म को कि तू कहां पे चला जा, ओवम के पास चला जा, ठीक है। तो देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा जो जायगोट है वो बनता है। फर्टिलाइजेशन के कारण गेमिट में वेरिएशन आती है। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जायगोट बनता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के कारण गेमिट में क्या जाती है, वेरिएशन आती है। फर्टिलाइजेशन के कारण क्लीवेज पाथ जो है खत्म हो जाता है। गेमिट में क्या आएगी, वेरिएशन आएगी, और फर्टिलाइजेशन के कारण क्लीवेज जो पाथ है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कि देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है पाथोजेनेसिस, जो कि हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे।